इस मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके सामने एक चीज़ रखना चाहेंगे। जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू हो रहा था उससे लगभग 1-2 दिन पहले डेल ग्रेड ने आपके सामने एक आर्टिकल डाला था, कम्युनिटी के थ्रू पोस्ट डाला था। वो ये आर्टिकल है जो आप यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा था। वहाँ पर हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि एक कैच जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एक मैच के मोमेंटम को शिफ्ट कर सकता है। एक कैच जो है वो आपके अगर आपके पास हाथ में मैच है तो उसको आपसे खींच कर वो कहीं ना कहीं दूर लेकर जा सकता है। और हमने इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि 25% टीम की जो जीत है वो उस पर डिपेंड करती है कि उनकी फील्डिंग कैसी है, उनकी फील्डिंग के बाद बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कितने वो कैचेस छोड़ रहे हैं, कितने वो सिंगल्स को डबल नहीं होने दे रहे हैं, डबल्स को ट्रिपल नहीं होने दे रहे हैं, या फिर वो उससे कम कर रहे हैं। फील्डिंग और बॉडी लैंग्वेज जो है, फील्डिंग जो है वो बहुत मैटर करती है इस तरह के बड़े इवेंट्स पे, बड़े प्लेटफॉर्म पर, खास करके तब जब आप बड़ी फुल मेंबर्स टीम के सामने खेल रहे हो एज ए एसोसिएट टीम। ये हमने आर्टिकल आपके सामने डाला था और इसका एक बहुत ही प्रॉपर एग्जांपल, और लगातार हमने पूरे टूर्नामेंट दिखाया कि बहुत खराब फील्डिंग और बहुत ज़्यादा कैच अभी भी जारी है और आज भी हमें वो देखने को मिला। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज़ भूल रहे हैं। आपने देखा वो आर्टिकल हमने पढ़ाया, आपको आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर लिखा था 25% मैच आप कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन 75% मैच जो है वो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्या वो परफॉर्मेंस टीम की निकल कर आई? बिल्कुल भी नहीं। पुअर क्रिकेट नेपाल का लगातार जारी है और एक और खराब क्रिकेट, बहुत ही खराब क्रिकेट नेपाल ने आज भी कहीं ना कहीं दिखाया। आपके खिलाफ 340 रन पड़ गए, आपके खिलाफ 440 पड़ जाते, लेकिन जिस तरीके का थ्रू आउट द अप्रोच अगर हम देखें, शुरू के 10 ओवर के बाद 11 ओवर से लेकर वेस्ट इंडीज की बैटिंग से लेकर लास्ट तक कुछ समझ नहीं आया कि ये वो टीम है जो इस साल की सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंटेज ओडीआई विनिंग परसेंटेज है इस टीम का। क्या ये वो ओडीआई टीम है जिन्होंने बैक टू बैक कहीं ना कहीं मैजिकल परफॉर्मेंस देकर इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बनाई थी? क्या ये वो टीम है जिनके कप्तान ने कहा था कि हम सिर्फ वहाँ पर खेलने, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ पर फाइट करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अगले राउंड, अगले इवेंट तक यानी वर्ल्ड कप तक कहीं ना कहीं पहुँचे? डेफिनेटली वो फाइट दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आई है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप एसोसिएट, अगर अगला मैच आप नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आपने नीदरलैंड को हरा दिया, आप पहुंच गए, तो वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो आप एसोसिएट्स को हरा रहे हैं। बिल्कुल। आप वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से प्लेटफॉर्म में आकर खुश क्यों हुए थे? अरे यार, हमें यहाँ पर फुल मेंबर के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, देखते हैं उनके खिलाफ हम कितने तैयार हैं। बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब अगर हम देखें दोनों मैचेस को, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा, यहाँ पर भी देखा, आज का तो क्रिकेट एंड समझ ही नहीं है कि आज किस तरीके का क्रिकेट नेपाल खेल रहा था। सेकंड इनिंग की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग पे भी जरूर आएंगे, लेकिन बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नेपाल ने तीसरी बार इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दिखाया है। दूसरी में वो तो भला भीम शाकी का, जो कहीं ना कहीं पहले तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको कह रहे थे कि बड़ी स्लो इनिंग है, लेकिन अब याद आ रहा होगी कि कम से कम उन्होंने मैच तो जिताया था। लेकिन उसके अलावा उस मैच में भी कई सारे पुअर क्रिकेटिंग चीज़ें हुई थी नेपाल में, जो हमने आपके सामने रखी भी थी। 3 बैक टू बैक बहुत ही पुअर। हम यहाँ रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट है, टफ है, आप हार रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट दिखाया है वो देख के लगता नहीं है कि ये इस साल की सबसे बेहतरीन ओडीआई टीम थी, जिन्होंने लगातार काफी मैचेस जीतकर यहाँ पर कुछ बेहतर किया था। एंड सबसे पहले चलते हैं फेस बाय फेस में, उसमें उसके बाद आपको गिनाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या गलती हुई है। क्या आप सिर्फ एक कैच को दोष दे रहे हैं? तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं, बने रहिए। एंड वेस्ट इंडीज की बैटिंग करते हुए फेस बाय फेस जरूर देखिए। 1 से 10 ओवर की बात करें तो यहाँ पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज ने बनाया। उसके बाद दूसरे फेस में जाएं 11 से 40 ओवर में तो टीम ने 211 रन बनाया और 1 विकेट का नुकसान, यहाँ पर टीम को सिर्फ 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं तीसरे फेस में हम बात करें तो वेस्ट इंडीज ने 41 to 50 ओवर में 98 रन बनाए, जहां थोड़े से और यहाँ शायद वेस्ट इंडीज से एक्सपेक्ट थे, और 4 विकेट यहाँ पर टीम ने जरूर गंवाए। और उसी के साथ देखते देखते टीम 339 7 विकेटों के नुकसान पर पहुंची 50 ओवर के बाद, जिसमें कि सबसे इंटरेस्टिंग था सिर्फ 126 डॉट बॉल, जो कि वेस्ट इंडीज के लिए काफ़ी टाइम से पीछा, काफ़ी ज़्यादा चिंता का एक सबब था कि वो काफ़ी डॉट बॉल्स खेल रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी से एक एसोसिएट टीम के खिलाफ इस कसर को कहीं ना कहीं पूरा खत्म कर दिया, सिर्फ 126 डॉट बॉल्स वो खेलकर आए। बिल्कुल। तो अब एक चीज़ वहाँ पर मैं और भूल गया था शुरू में कहना, अब मैं आपको कहना चाहूँगा, कौन से वो कहीं ना कहीं लोग थे जो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका और जिम्बाब्वे को कह रहे थे कि बहुत ख़राब टीम है, बहुत कमज़ोर टीम्स हैं, इनको तो अब कोई भी एसोसिएट टीम हरा सकती है। टूर्नामेंट से पहले जरा प्लीज़ आप सब एक साइड लाइन में आ जाइए और वहीं पर बने रहिए, क्योंकि आपके मुँह पे तो करारा तमाचा मार
रहा है, जो ये कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज श्रीलंका से बहुत कमजोर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन डेली क्रिकेट ने डे 1 से और आज तक भी यही कहेंगे वो फुल मेंबर्स के सर्कल में कमजोर हुई है, ना कि एसोसिएट्स में। एसोसिएट के खिलाफ ये देखिए 300, 350, 450 रन करीब करीब वो भी मार देते अगर कुछ और यहाँ पर ओवर्स वगैरह होते, फिर लास्ट में एक बेहतरीन बॉलिंग जो है वो ललित ने नहीं कराई होती, उस पर जरूर आएंगे। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग की। यहाँ पर फर्स्ट फेज में वेस्ट इंडीज ने जबरदस्त स्ट्रगल किया, वो यूएसए के सामने उन्होंने किया। 14 रन पे 2 विकेट उनके उस पर गिर गए थे और 80-90 पे 5 विकेट यूएसए ने भी उनके गिरा दिए थे। उसके बाद जो उन्होंने रिकवरी की वो 296 पहुंच गए थे और आज भी हमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ देखने को मिली है। पहले फेज में शुरू में 2 विकेट गिर गए और उसके बाद चीज़ें किस तरह से बदली। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा जो रहा है टर्निंग पॉइंट, अगर देखें शुरुआत में काफ़ी बेटर हेल्प मिल रही थी यहाँ पेसर्स को। करण केसी की जो बॉल थी काइल मेयर्स को वो बहुत अच्छी थी, बॉडी में थी, बॉडी लाइन में थी, उन्होंने उठाया, वो विकेट गिरा उनका, बहुत शानदार वो कैच था। उसके बाद यहाँ पर जॉनसन चार्ल्स आए, उसके बाद उन्होंने भी जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वो एकदम ख़त्म सा शॉट था, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से दिया हुआ विकेट था, अपनी तरफ से दिया हुआ विकेट था, बिल्कुल वहीं जमे हुए हैं और बिल्कुल खराब। ऐसा लग रहा था कि किसी 6-7वें नंबर के किसी हिटर ने वो शॉट खेला है, जिसे आता ही नहीं है पैरों का मूवमेंट करना या कुछ भी करना, बस आना है बल्ला चलाना है। बहुत ही ख़राब था और बॉल अच्छी, हाँ बॉल बहुत अच्छी थी, अच्छी जगह पर थी, ये इसकी क्रेडिट जरूर जाएगा, लेकिन शॉट उससे भी ख़राब था, उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब उनका शॉट था। ब्रैंडन किंग, जी हाँ ज़रूर वहाँ पर उन्होंने थोड़ा स्टार्ट मिला उन्हें, लेकिन वो भी वहाँ पर बिल्कुल वो भी वहाँ पर चलते बने। एक संदीप की गुगली वो नहीं पढ़ पाए, इनसाइड एज लगा और सीधा बोल्ड हुए। उसके बाद जो स्टोरी यहाँ लिखी है 2 बल्लेबाजों ने, बिल्कुल अलग ही थी। 66 रन पे 3 विकेट था। अगर हम बात करें पुरन वहाँ पर आए और उनका जो कैच है वो आसिफ शेख ने छोड़ा, एक जो 3 रन पे पुरन कहीं ना कहीं उस वक्त खेल रहे थे और उसके बाद वो जो एक ड्रॉप हुआ उसके बाद उन्होंने उसको मेक श्योर किया कि इसका पे तो आपको करना ही होगा। और जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव इनिंग रही है, अब मैं यहाँ पे चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप सब बहुत लोग जो सोच रहे होंगे कि हाँ कैच छूटा, ये छूटा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ हो गया। डेफिनेटली वो तो हमने आपसे कहा कि आप 25% मैच टीम जो है वहाँ पर खोती है, लेकिन 75% वहां पर क्यों नहीं खोती, अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। यहां पर जब उनका पहले बॉल पे क्या छूटा, उसके बाद 2 मुझे याद है जितना, उसके कुछ ही देर बाद एक 6 और एक 4 जो है पुरन ने लगाया था। उसके कुछ ही देर बाद जब 3 रन पे कैच छूटा, जी हाँ शायद संदीप का था, जी हाँ, एक छक्का और एक चौका उन्होंने लगाया। उसके बाद से पूरी तरह से नेपाल की जो बॉलिंग है वो आउट ऑफ रिदम, बिल्कुल 1-2 हिटिंग शॉट्स क्या पड़े, पूरी तरह से जो आउट ऑफ बॉलर जो है वो आउट ऑफ रिदम हो गए। एक बॉलर के अलावा उनकी बात जरूर करेंगे, चाहे वो कोई भी बॉलर आ रहा हो, उसका पेसर आ रहा हो, स्पिनर आ रहा हो, कोई थर्ड पार्टी स्पिनर आ रहा हो, आरिफ आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, उन सब की बॉलिंग पूरी तरह से लाइन और लाइन बिगड़ गई सिर्फ 2-3 शॉट्स देखकर पूरन के। उसके बाद से ये चीज और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज था प्लेयर्स का वो तो अपने आप में ही देखते हुए जरूर, और सिंगल का डबल आया, डबल का ट्रिपल आया, वो तो फील्डिंग में बहुत ज्यादा एवरेज हुई है। लेकिन जिस तरह से पुरन ने अटैक करना शुरू किया कोई जवाब नहीं था। तो क्या एक कैच ड्रॉप होने के बाद आपके पास कोई प्लान भी नहीं है? एक तो वैसे ही जो प्लान के साथ वो आप उतरे थे वो बहुत ही खराब, बिल्कुल जैसे हमने मैच में आपके सामने कहा था, पैरों को टारगेट करना और कहीं ना कहीं स्पिनर्स अगर हैं तो आपको फ्लाइट ज्यादा करानी है, जितनी ज्यादा आप स्लो करा सके। एक प्लेयर ने बहुत ही अच्छी वो चीजें उतारी है और डेफिनेटली उन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रेस भी आपको भी किया होगा और हमें भी जरूर किया है, बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन यार उससे पहले यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, अब यहाँ पर जो कैच छूटने का एग्जांपल है वो आगे आ रहा है, जरूर बने रहिए। एंड होप और निकोलस पुरन की इनिंग कैसी रही है। होप निकोलस पुरन का चलिए एक कैच छूटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मौका दोबारा नहीं दिया, बहुत देर में दिया तब तक जब आई थिंक एक और बिल्कुल ज्यादा करण केसी बॉलिंग करा रहे थे, जब उन्होंने करण केसी ने वो कैच छोड़ दिया, वो भी आसिफ शेख ने वहां पर छोड़ दिया। लेकिन साई होप की जो इनिंग रही है, ना एक भी कैच छूटा, ना रनआउट छूटा, ना कोई एलबीडब्ल्यू अपील हुई, ना कोई एज हुआ, फ्लॉलेस। नहीं इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए लोग पहले बाबर और विराट से बाहर निकलेंगे तो ऐसे प्लेयरों का पता चलेगा, जी हाँ, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोग शायद लोगों को लगेगा शायद वो बहुत क्लास प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर हैं या ऐसे प्लेयर हैं वैसे प्लेयर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्लास प्लेयर है, आप उनके शतक उठा के देखिए, मोस्टली सारे देशों के खिलाफ उन्होंने शतक मारे हुए, जगह जगह में जाकर शतक मारे हुए हैं, 50s मारी हुई है, वो बहुत बहुत क्लास प्लेयर। तो मैं सीधा यही कहूँगा शायद होप की जो इनिंग है वो बहुत ज़्यादा एक कैलिबर और टेम्परामेंट
की इनिंग है। मुझे नहीं लगता कि शायद उनसे नेपाल के बॉलर्स कोई गलती करवा पाते, सॉरी, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो उस टेम्परामेंट के हैं जिस टेम्परामेंट के इस वक्त जो बिग 4 बिग 3 का जो नाम लिया जाता है, जो आजकल की जनरेशन बड़ी जल्दी छाप देती है, किसी को भी कुछ भी दे देती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ये फिट होते हैं। हाँ, उस चकाचौंध में और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रील्स में नहीं रहते। जी हाँ, इंस्टाग्राम और रील्स में नहीं रहते हैं शायद, इसलिए वो लगते नहीं है। वरना आप उनका एवरेज, उनका स्कोर उठाकर देखिए तो सीधा है। बॉलिंग से नहीं, उनका कैलिबर इतना भारी पड़ गया नेपाल की बॉलिंग पे कि कोई रास्ता ही नहीं था और कि वो कोई उन्हें आउट भी कर पाए। बहुत बड़ा कैलिबर, इसलिए तो वो फ्लॉलेस सीलिंग रही। आप सोचिए, एक एलबीडब्ल्यू अपील तक नहीं हुई उनपे, एक एज नहीं लगा, एक कैच नहीं उठी, एक रनआउट तक चांस मिस नहीं हुआ, तो डेफिनेटली एक बॉलर उनके पैड में भी बॉल नहीं मार पाया, तो इससे फ्लॉलेस सीलिंग क्या रहेगी। इसलिए हमने, और यही चीज हमने मैच में भी कही थी यार कि कुछ बैट्समैनों को तो ठीक है कि आप पैरों पर टारगेट करें, लेकिन कुछ ऐसे बैट्समैन है जहां पर पैरों पर टारगेट काम नहीं करेगा। आप जाकर मैच में सुनिए, हमने कहा था, और उसमें हमने पूरन जैसे प्लेयर, माफ कीजिएगा, शायद जैसे प्लेयर का भी नाम जरूर लिया था। पूरन की इनिंग डेफिनेटली आउट एंड आउट फुल एग्रेशन, डिस्ट्रक्टिव इनिंग रही है पूरी। एक बार उनका कैच जो छूटा उसका उन्होंने मौका नहीं दिया, और 54 पे अगर हम बात करें, जो उनका दोबारा से कैच छूटा उसका भी फिर उन्होंने फायदा उठाया, किया। उसके बाद तो वो और तेज गियर पे चले गए और फिर उन्होंने सेंचुरी लगा दी। उनको 2 मौके मिले, एक मौका मिला 50 मारी, दूसरा मौका मिला शतक में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी बैटिंग रही, और उसके बाद फिर नीचे आकर थोड़ा बहुत जो सबने चाहिए थोड़ा बहुत किया, और एट एंड स्कोर जो 340 का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर हो जाता है। और ये बिल्कुल नहीं था कि ये स्कोर जो है चेजेबल नहीं है, क्योंकि आप जिस ग्राउंड पर खेल रहे थे वहां पर चेजेबल है, बिल्कुल बैटिंग विकेट है, वहां पर बड़े बड़े स्कोर अभी चेज हुए, इसी टूर्नामेंट में भी चेज हुए हैं। और नेपाल ने खुद भी वहां पर पहले बैटिंग करते हुए 290 मारा था, नीदरलैंड पे 315 मारे, जिम्बाब्वे ने 2 बार 300 के आसपास का स्कोर चेज कर दिया। तो ये कहीं नहीं स्कोर्स वहां बन सकते थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ आया, यहाँ पर अगर हम चले, पूरी बॉलिंग में अगर हम देखें, बॉलिंग कार्ड वो किस तरह से यहाँ पर बयां करता है। ये जो बॉलिंग कार्ड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर, ललित राजवंशी की बॉलिंग है, मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से अलग रही है, क्या उन्होंने अलग किया इन कंपेयर टू जितने भी स्पिनर्स यहाँ पर रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी बात है, कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। जिन्होंने मैच देखा होगा, सबने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, ललित राजवंशी ने बैट्समैनों को अपने आगे रखने की कोशिश की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे, ललित राजवंशी ने मोस्टली जो बैट्समैन हैं उनको अपने यहाँ पर आगे लाने का, सबसे फ्रंट फुट पे खिलाने का कोशिश किया है, और स्लो इतनी उन्होंने डाली है, बहुत स्लो उन्होंने डाली है। मोस्टली जो बैट्समैन है उन पर स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि बॉल उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो चाह रहे थे कि बॉल आए। ललित राजवंशी इसमें कामयाब जरूर हुए कि उन पर बैट्समैन रिस्क ले, स्टेप आउट करे, निकले आगे। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, और बॉल उनकी अंदर आ रही थी, लेग स्टम्प की तरफ, उनकी मिडिल और लेग की तरफ उनकी बहुत बॉलें थी, मोस्टली बॉल्स थी, और बहुत स्लो बॉलें वो करा रहे थे, बहुत लेट तक बल्लेबाज तक पहुंच रही थी। जो हमने अपने मैच प्रीव्यू में भी कहा था कि स्पिनर्स को इस तरह रखनी चाहिए, जिसमें कि संदीप जो है, जिन्होंने 10 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट भी निकाला, वो कहीं ना कहीं थोड़े से नाकामयाब जरूर रहे हैं। और इसमें एक चीज फैक्टर में जोड़ना चाहूंगा सर, संदीप लामीचांद ने अपना पहला ओवर डाला था, आपने गौर किया होगा और कमेंट्री में आप सुन रहे होंगे, उसमें से 3 डिलीवरीज जो थी वो बहुत ही स्लो थी। देख लीजिए, उन्होंने हवा में फ्लाइट कराई थी, वो ओवर मेडिन गया था। बिल्कुल सही, ये प्रूव है वेस्ट इंडीज। लेकिन वही है, इस पे बने रहना, पेशेंस, यही मैं डालता रहूंगा। वो एक ही प्लेयर ने किया, ललित। बिल्कुल सही कहा आपने। करण केसी को अगर आप देखेंगे, 10 ओवर में 81 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला। आखिरी के डेथ फेस में तो उनकी जो बॉलिंग रही है, 17 रन उन्होंने दिए एक ओवर में उन्होंने 13 या 15 रन दे डाले, वाइड और एक्स्ट्रा से, छक्के चौके से। ज़रूर है, फील्डिंग से उनका थोड़ा सा ज़रूर होता है कि बॉलर थोड़े फेडअप हो जाते हैं जल्दी, लेकिन आप सीनियर बॉलर हैं तो आपको अपने कंट्रोल में रखने की आदत, इमोशंस कंट्रोल में रखने की जरूरत। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद यहाँ पर अगर आप गुलशन झा को देखेंगे तो उन्होंने भी 8 ओवर में 64 रन दिए, बहुत हेवी रन के लिए गए हैं। उसके बाद आरिफ शेख ने, जिनको ऐसे लगाया गया था, क्यों लगाया गया था ये भी थोड़ा अपने आप में, शायद वो और ऑप्शंस चाहते थे क्योंकि विकेट्स गिर नहीं रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, तो उन्हें लगा शायद कि किसी एक्स्ट्रा बॉलर को लाकर मैं शायद विकेट मिल जाए। बहुत होता है ऐसा, कभी कभार सच में हो जाता है। जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खर्चीले हुए, लेकिन किसी ने भी कोई प्लान के मुताबिक बॉल नहीं कराई। शुरू के 10 ओवर के बाद जैसे ही निकोलस पूरन का 3 रन पे कैच छूटा, उसके बाद उन्होंने छक्का चौका मारा, उसके बाद पूरा का पूरा प्लान बदल के रख दिया। एक बॉल बॉडी लाइन के करीब आ रही है तो 3 बॉलें बॉडी लाइन के बाहर, वाइड, एक्स्ट्राज। उसके बाद ललित राजवंशी ने एक्सीलेंट बॉलिंग कराई है, आगे खिलाया, बैट्समैन को अपनी क्रीज से बाहर निकलने पर मजबूर किया, बहुत टॉप बॉलिंग रही। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर रहा है। अगर हम देखें ओवरऑल नेपाल की जो बॉलिंग रही
रही है उसके फेस का। अब यहाँ पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखी जाए, अब चलते हैं चेज की तरफ। और चेज में यहाँ पर अगर हम देखें यार, तो चेज में फेस बाय फेस नेपाल का क्या रहा, अगर हम इस पूरे एनालिसिस को देखने की कोशिश करें, फिर चलते हैं बैटिंग एनालिसिस की तरफ। ज़रूर देखिए, अगर हम बात करें 1 से 10 ओवर की, तो यहाँ 42 रन बनाए नेपाल ने और 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। वहीं पर 134 रन टीम ने सेकंड फेज में बनाया और 4 विकेट का नुकसान वहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। और उसके बाद 41 to 50 ओवर में टीम ने 62 रन बनाए, 62 रन और 4 विकेट का नुकसान, तो टीम ऑल आउट हो गई। 49.4 ओवर में यहाँ पर टीम ऑल आउट हुई 238 रन बनाकर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं रहा। और 160 डॉट बॉल्स जो हैं वो रही हैं ओवरऑल इस चेज में। अगर हम बात करें पूरे 50 ओवर की जहाँ तक बात है, तो डेफिनेटली टीम जो है वो पूरे 50 ओवर खेलने में कामयाब तो नहीं रही यहाँ पर। ये एक चीज़ यहाँ पर है। अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एंड सबसे पहले अगर हम देखें शॉट्स किस तरह के रहे हैं आज इस पूरी बैटिंग यूनिट में। अगर आप देखें कुशल बुद्धल का जो विकेट गया, कुशल बुद्धल को पहली बॉल अगर मैं बात करूं यहाँ पर अल्ताफ जोसेफ ने जो है वो बाहर रखी, उन्होंने शॉट मारा और वो चौका चला गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बॉल फिर से बाहर रखी, इस बार वो मिस हो गए। तीसरी बार स्विंग एंड मिस हुई, वो भी बाहर की तरफ गए। लेकिन कुशल बुद्धल, आप ये कैसे भूल गए कि जब लगातार बॉलें बाहर आ रही हैं तो क्या कोई बॉलर जो है वो 6 की 6 बॉलें बाहर ही कराएगा? क्या आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ये आपको बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर 2-3 बॉलें लगातार बाहर डाली गई हैं तो इसका मतलब है कि 1-2 अगली बॉल जो है वो डेफिनेटली अंदर आने वाली है। और अंदर आई, आपका बैट और पैड का इतना बड़ा गैप था, वो सीधा आपका डंडा निकालते हुए लेकर चली गई। ये बहुत ही बड़ा एरर कहीं ना कहीं कुशल बुद्धल से बैटिंग यूनिट में हुआ है। और उसके बाद के भी शॉट्स हैं बहुत ख़राब रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आसिफ भी जिस तरह के शॉट खेलकर आउट हुए, शॉट बॉल आई, वो अजीब व गरीब कहाँ शॉट मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। भीम शार्की का हैंड शॉट, ये आपको समझाना होगा वो क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। 6 बॉल आपको आए हुए आपने एक विकेट अपना खो दिया। डेफिनेटली भीम शार्की, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। 1 डाउन आए, पिछले मैच में इतनी बेहतरीन इनिंग खेली और यहाँ पर एक अलग ही अजीब व गरीब शॉट खेलकर गवा दिया। इतना अजीब व गरीब शॉट कि जो बॉलर है जेसन होल्डर, जिन्हें आपको इंप्रेस करना था, उनके सामने आप शर्मिंदगी उठाते हुए आ रहे, वो खुद कहीं ना कहीं आपके उस शॉट को देखकर हैरान थे कि ये कौन सा शॉट ट्राई करने जा रहे हैं। वो हंसे थे। ये यहाँ पर जिन्होंने नोटिस किया होगा, यानी मुझे नहीं मालूम यहाँ पर, लेकिन वो हंसे थे, वो स्माइल कर रहे थे। रॉस्टन चेज भी उनके साथ थे। उनको भी बड़ा अजीब लगा कि भीम शार्की ने किस, उनको तो नहीं मालूम कि ये बैट्समैन का नाम क्या है, उन्हें तो नहीं ये नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि सोचा होगा कि ये बैट्समैन किस तरीके का शॉट खेला है। ये शॉट जहाँ पर 360 या कौन सा शॉट होता है ये पता नहीं, वनडे क्रिकेट में भी कचरे शॉट लेके आ जाते हैं। ये शॉट बड़ा अजीब था। आप 1 डाउन के बैट्समैन हैं, अगर 1 डाउन में अगर नाम लेंगे, रिकी पॉन्टिंग सर आते थे, कुमार संगकारा सर आते थे, वो क्या ये शॉट ही खेलते थे पहले? आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे जो फैन फॉलोइंग है जिनकी, जैसे विराट कोहली, बाबर आजम, ये शॉट खेलते हैं वो इस तरीके के। इसमें आप बोले देख लें, अनऑर्थोडॉक्स वो भी है, वो भी बहुत ही अलग तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आकर ऐसे ऐसे करके खेल रहे हो शुरू में। ये क्या है, ये किस तरीके का शॉट है, क्या वाहियात शॉट है, कहीं ना कहीं बहुत खराब शॉट। अभी 114 बॉल खेल के आए थे, अभी आप एक पिछले मैच में 114 बॉल खेल के आए, इतनी बेहतरीन इनिंग वहां पर खेली, और उसके बाद इस तरीके की बैटिंग बहुत हैरान करती है। बहुत ही खराब शॉट, विकेट आपका अभी गिरा है, आपको पहाड़ चेस करना है। आपको क्या लग रहा है कि आपने 1-2 शॉट्स अगर एसोसिएट लेवल पर मार लिए थे तो यहाँ पर भी आकर आप वही चालू कर देंगे? अरे भाई, किस हाइट से बॉल आ रही है वो तो देखिए, किस स्पीड से आ रही है, कहां बॉल आ रही है, आपको ये भी तो बैलेंस करना होगा। क्या इतने परफेक्शन हो गए इस शॉट में? अरे क्या परफेक्शन 2-3 अगर कहीं पे एसोसिएट लेवल पे मार लिए हो तो आप इतने बड़े लेवल पे मार लेंगे। आई एम सॉरी, मैं यहाँ आपकी बात काट रहा हूँ। आप परफेक्शनिस्ट क्या, आप एबी डिविलियर्स ही क्यों ना हो? मैं सीधा ही कह रहा हूँ, अगर आप एबी डिविलियर्स ही क्यों ना हो, लेकिन आप नहीं, 1 डाउन पर आकर अगर आप इस तरीके से खेलेंगे। एबी भी ऐसे शॉट कभी ट्राई नहीं करते। एबी का क्रिकेट हमने भी बहुत देखा है, एबी का भी हमने क्रिकेट बहुत देखा है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 साल या जुम्मा हुए हैं क्रिकेट को देखते हुए, करियर चला गया, रिटायर होकर चले गए एबी डिविलियर्स। इस तरह के कंडीशन में आकर वो आते ही इस तरीके के शॉट, वो ओडीआई क्रिकेट में वो वही प्लेयर है जिन्होंने 200 बॉल खेलकर टेस्ट को ड्रॉ भी कराया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको कंडीशन को रेस्पेक्ट देनी है। आप 1 डाउन के बैट्समैन है, याद रखिए। आप 6 या 7 डाउन के बैट्समैन ही है, जहां आपको 30-35 रन चाहिए 15 बॉलों में, तो आप ऐसे शॉट ट्राई कर रहे हैं। इज्जत देना सीखिए उस डाउन को, जहां पर बड़े बड़े प्लेयर उस डाउन पर आकर 15-20 हज़ार रन करके गए। उस डाउन की अहमियत और इज्जत देखिए। फिर वही बड़ा गुस्सा आता है, लोग कहते हैं लर्न करेंगे। अभी 114 बॉलें खेल के आए हैं, ये आए हैं, कुछ लर्न ही नहीं किया होगा इसका मतलब, जहां पर ये आकर ये शॉट उन्होंने खेला, इतना वाहियात शॉट।
बिल्कुल, यहाँ पर आप वापस हम चीजें कहेंगे, बात रिजल्ट्स की नहीं हो रही है, बात रिजल्ट की नहीं है, खेलने के तरीका है खेलने का तरीका। कितने खराब शॉट्स खेले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आप जो पूरन के कैचेस की बात कर रहे हैं कि पूरन का जो कैच छूटा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इतना बड़ा वो हो गया, ये हो गया, वो सब चीजें आपने कैच की बात कर दी। अब मुझे आप बताइए, आसिफ शेख और रोहित पटेल कितने कैचेस छोड़े? बताइए आप। वेस्ट इंडीज ने आज कितने कैचेस छोड़े हैं? बहुत ज्यादा। देखिए, इतने सारे कैचेस छोड़ने के बाद रोहित पटेल के भी 3-3 कैचेस छूटे, चौथे कैच में जाकर आउट हुए। उसके बाद आसिफ शेख का भी कैच छूटा था, मेरे ख्याल से 12 रन पे थे, बैंडन ने कैच छोड़ा था। उसके बाद अब आप देखिए उनके 2-2, 3-3, 4-4 कैचेस छूटे, कहां पहुंचे वो। आसिफ शेख की बात मैं करूं यहाँ पर तो 28 रन उन्होंने बनाए, और यहाँ पर बात करें रोहित पटेल की 30 रन। 3 कैच छोड़ने के बाद 30 रन तक गाड़ी पहुंची। तो अगर सिर्फ कैच छूटना पैरामीटर होता तो रोहित और आसिफ तो आज सेंचुरी होनी चाहिए थे। निकोलस पूरन ने तो मार दिया सेंचुरी। तो आप सोच रहे होंगे अरे वो तो बड़ी टीम है। हाँ, तो यही तो दिल्ली क्रिकेट कहता है कि ये मिथ में मत रहिए कि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जो है वो ये अपने इतनी खराब हो गई है कि कोई भी उन्हें आजकल आकर बजा के चला जाए, हरा के चला जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके आपको अपना क्रिकेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई करना और यहाँ आके हाई नहीं होता है, वो थ्रू आउट द एयर आपको करना बिल्कुल सही, तब वो आपको हाई लगेगा कि हाँ हाई हो रहा है हमारा स्टैंडर्ड। थ्रू आउट द एयर अगर आप मेहनत करेंगे, यार शॉट सिलेक्शंस देखिए, टेरिबल शॉट्स थे आज मतलब देख के एकदम लगा ही नहीं कि ये वो टीम है जिन्होंने इस साल इतने मैचेस खेले और इतने ज्यादा मैचेस जीते हैं। डेफिनेटली बात हम यहाँ उसकी नहीं कर रहे रिजल्ट की, बात और मैं कहूंगा इतने खराब शॉट्स थे। अगर वो सब कैचेस पकड़ लिया थे वेस्ट इंडीज की तरफ से तो शायद 90-100 पे आज टीम ऑल आउट हो जाती। बताइए, इतना खराब क्रिकेट, मतलब एकदम कैसे कहते हैं थर्ड क्लास लेवल का क्रिकेट आज नेपाल के बैट्समैन ने दिखाया। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाया, और बॉलर्स का भी वही हाल है। डेफिनेटली बॉलर्स तो बहुत ज्यादा रन के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। अगर आप इतना बेहतर करने की कोशिश कर, अब देखिए आप जैसे मैंने पहले ही कहा, अब आप एशियड के सामने बेहतर करेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल। अब नेपाल ने यूएसए को हरा दिया, ये हेडलाइन नहीं बनेगी। नेपाल ने नीदरलैंड को हरा दिया, ये हेडलाइन नहीं बनेगी। नेपाल ने वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए नाखों चबवा दिए, ये हेडलाइन बनेगी। क्या आपने तरसा दिया, बड़ी मुश्किल से वेस्ट इंडीज जीता, क्या ये हुआ? दूर दूर तक नहीं, 101 रन से जीते हैं वो। जिम्बाब्वे को तड़पा दिया, तरसा दिया, कैसा हुआ? 8 विकेट से राउंड डाला उन्होंने। बात यहाँ उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है लड़ाना, फाइट। हम तो आपसे जीत भी नहीं मांग रहे, लेकिन हम तो बाकी टीमों से जीत भी मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि हम ये फाइट पे नहीं रहते। आप जब बड़े इवेंट पर आए, सब 10 आईसीसी इवेंट, इसमें क्या फाइट देते फिरेंगे आप? कब तक एक्सक्यूज देंगे? लेकिन नेपाल वो टीम है जब पर फाइट भी देखने को नहीं मिली। दूसरी टीमें कैसी हैं? यूएसए ने क्या किया? नीदरलैंड खराब खेल रही है, यूएई 180 पर आउट हो गई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, कभी नहीं। क्या आपको यूएई और यूएसए बनना है? बिल्कुल नहीं बनना। आप कहते हैं कि हम अच्छी टीम है, बेहतर टीम है, तो आपको करके दिखाना होगा। कौन सी टीम है, किसके सामने क्या स्ट्रगल कर रही है, वो उससे लेना देना आपको नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुअर शॉट्स, इतने खराब शॉट्स टीम ने आज खेले हैं। यकीन मानिए इतनी भी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी। शुरू के 10 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज की भी इतने खराब शॉट्स नेपाल ने खेले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर आरिफ आए, दीपेंद्र आए, गुलशन आए, वो सब इनिंग्स तो समझ ही नहीं आ रही थी मुझे। बिल्कुल सही करने की कोशिश क्या कर रहे थे, नेट रन रेट को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, बस यही था और कुछ नहीं था। वो अपने आप को थोड़ा सा बस वक्त बिताने की कोशिश कर रहे थे। और अब एक चीज और है यहाँ पर, जी हाँ, थर्ड डाउन आरिफ शेख आए थे बैटिंग करने के लिए, और उसके बाद कुशल मल्ला है। कुशल मल्ला, ये आपको अब ध्यान देना होगा, ये ध्यान देना होगा। स्ट्रोक प्ले भी बेहतरीन होना चाहिए। अब ये नहीं कि स्ट्रोक प्लेयर है तो आप हर मैच में 10 रन 5 रन थे 2 रन पर आउट हो जाएंगे, इससे आप घर से बाहर निकलेंगे। ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत है। अवे में आकर ग्राउंड्स वो लोकल वाले नहीं मिलने वाले। कुशल मल्ला कंट्रीब्यूट कर जाते तो आराम से टीम यहाँ 280 290 300 देख सकते। और क्या पता आप मैच जीतने की भी सोच सकते थे। कुशल मल्ला तो वो मौके होते हैं। अब एक आध इनिंग आ गई ठीक है, लेकिन लगातार अपने स्ट्रोक में अपने विकेट्स गवा देना, एक बेहतरीन कैच उनकी पकड़ी गई थी, वो बात और है। खैर उसके बाद एंड मैं ये पूछ रहा था, सेकंड डाउन बैटिंग कर, थर्ड डाउन बैटिंग करने के लिए आरिफ शेख, तब ओवर भी काफी बचे हुए थे, तब सिर्फ नेट रन रेट के लिए बैटिंग करने जा रहा हूं मैं, ये सोच लेकर, ये भी तो सोच गलत है। नहीं जरूर, ये तो बहुत नेगेटिव सोच है। नहीं जरूर, देखिए अगर आप बात करेंगे थर्ड डाउन आते आरिफ शेख, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए थर्ड डाउन की अगर मैं बात करूं, मैं खुद शॉक था। हम जब देख रहे थे मुझे यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये क्रिकेट क्या चल रहा है, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। क्योंकि शुरू के बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई क्लब क्रिकेटर्स के बैट्समैन आए हैं, शायद उन्हें डायरेक्ट वेस्ट इंडीज के सामने ट्रायल के लिए उतारा गया है। बिल्कुल। और एक चीज और शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे गली में जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कोई अचानक से बड़ा कोई आ जाता था, आपको याद होगा बचपन में, वो कहते थे 1-2 बॉलें खिला, वो अंदर बल्ला घुमा देते थे ऐसे, एक बॉल पे नहीं लगती थी और कभी कभी लग जाती थी तो बॉल एकदम छत पर पार कर जाती थी। ऐसा हाल था आज के आउट होने के तरीके हैं। और आरिफ शेख ने यहाँ थर्ड डाउन आकर
इस तरीके की बल्लेबाजी की है जहां पर स्लो इनिंग है, पिच इतनी अच्छी है, पिच आपके लिए मुफीद है, इतनी बेहतरीन है, फ्लैट विकेट है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुशल मल्ला भी वहां आए, वो भी फ्लॉप हो रहे हैं। दीपेंद्र और गुलशन लेट आ रहे हैं, बस अपना स्कोर कर रहे हैं कि हाँ हमारे में थोड़ा 30s जुड़ जाए, कंसिस्टेंसी के नाम पे बस 20-25 का टिक हो जाए, यही है। लेकिन मैच को टक्कर देने में, लड़ाने में, पसीने निकालने में वेस्ट इंडीज के कहीं से भी नेपाल कामयाब नहीं रहा है। आज के इस चाहे बैटिंग को देखें, बॉलिंग को देखें, फील्डिंग को देखें, और फील्डिंग भी ज़रूर अब ये होगा कि अरे आसिफ पे इतना मत चढ़ो, आसिफ को इतना मत बोलो, अगले मैच में फिर से कीपिंग अच्छी हो जाएगी। ये आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट 4 साल में एक बार आता है, जिसको अहमियत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कई फैंसों को इसकी अहमियत ही पता नहीं होती है, लेकिन आप क्रिकेटर हैं, आपको अहमियत ज़रूर पता होगी। आसिफ को भी बुरा लग रहा होगा जब उन्होंने ये कैचेस छोड़ी होंगी, लेकिन सवाल जरूर उठेंगे कि आपने क्यों छोड़ी, किस लिए छोड़ी। आप विकेट कीपर हैं, आपको बेस्ट होना पड़ेगा। हाँ मैं बेस्ट विकेट कीपर हूँ, मुझसे नहीं छूट सकती बॉल। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं, और यहाँ पर हर चीज़ में फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बहुत ज़्यादा हॉरिबल नज़र आई है आज नेपाल। वाकई में बहुत ज़्यादा पूरे आज भी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मुझे वेस्ट इंडीज़ को देख कर नज़र आ रहा था। शाई होप भी जिस तरीके से कुछ सीरियसनेस में थे, जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज था वेस्ट इंडीज का, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। आज जो परफॉर्मेंस नेपाल ने यहाँ पर दी है, डेफिनेटली इसमें कोई दौरान नहीं। वेस्ट इंडीज का बॉडी लैंग्वेज देख के नजर आ रहा था कि क्या यार हमें कहाँ खेलना पड़ रहा है, ये था उनके बॉडी लैंग्वेज में था। यकीन मानिए ऐसी परफॉर्मेंस नेपाल ने। और शाई होप भी जब लास्ट में जा रहे थे तो फटाफट हाथ मिलाते हुए निकल रहे और निकल गए वो फौरन, रुके ही नहीं, उसके बाद सीधा ऊपर चले गए। और ये जरूर है कि आज एक एसोसिएट टीम में आपकी जगह कोई और भी होता, कोई बिल्कुल होता, यूएसए वगैरह कोई होते, जैसे यूएसए ने किया। अब मैं अन्यायी में जोड़ना चाहूंगा। अब आप यूएसए को देखिए, 296 रन उनको चेस करने थे, उन्होंने 256 बना दिए, 39 रन लेवल देखिए। अब देखिए उन्होंने क्या फाइट दिखाई है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट कितना खराब खेला गया है। यही रीजन है कि मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट कह रहा है कि क्रिकेट कितना ज्यादा खराब खेला गया है। वो इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी यूएसए खेली, 39 रन से जीते, और आप 101 रन से हार कर आ रहे हैं। बताइए। और यकीन मानिए यूएसए के फील्डरों ने 4 कैच छोड़ी और यूएसए और 1 रन आउट भी छोड़ा। और यूएसए भी कोई नहीं खेलता फुल मेंबर्स के खिलाफ, एक खेला था, अभी भी वो तो मैचेस ही नहीं, अभी भी कर्जे में है जो आयरलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज। बिल्कुल। और उनकी तरफ से देखिए, जब वो चेस करने के लिए उतरे, फाइटिंग ही नहीं देखी, यहाँ शतक मार दिया एक प्लेयर ने आकर, वो भी 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से। यहाँ कहाँ है वो प्लेयर, बताइए। तो ये तो मैंने कहा, ये कौन सी इनिंग्स खेली है, ये क्या खेला है, ये कौन सी इनिंग्स खेली है। अरे फुल मेंबर्स के खिलाफ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाइए ना। एसोसिएट्स के खिलाफ अब नीदरलैंड को आप हरा कर सुपर 6 में पहुंच जाएंगे। हमें ये चाहिए था कि नेपाल कम से कम जा रही है, कोई बात नहीं, ये जो लड़के जा रहे हैं इनसे हमें जीत के हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कम से कम फाइट तो होगा, क्योंकि नए लड़के हैं। अभी बहुत सारे लड़के हैं वो नए पहली बार, बहुत सारे लड़के पहली बार आए, तो कोई बात नहीं, चलिए फाइट दीजिए। कहाँ जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ने रॉन डाला है नेपाल को यहाँ पर। फाइट तो दूर दूर की बात यहाँ पर नहीं आती। और लर्न की जहाँ तक बात है, लर्न आप करते रहिए, 4 साल बाद फिर वो मौका आएगा। अब अगर नीदरलैंड को आप हराते हैं तो आप सुपर 6 से पहुंचेंगे, फिर 2-3 मैचेस फुल मेरे खिलाफ मिलेंगे, तब कम से कम हम उम्मीद करेंगे कि प्लीज इस बार तो कम से कम कुछ बेहतर अच्छा क्रिकेट दिखाइए। या तो आप आयरलैंड को तो हराने का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा जी, डेफिनेटली। अगर आपका आयरलैंड के साथ अगर आप सुपर 6 में पहुंचते हैं और आयरलैंड से सामना होता है, फिर तो क्राइटेरिया हराने का वहां टक्कर कर दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीमों ने उनको हराना चालू कर दिया है। स्कॉटलैंड और ओमान ने तो इस सीरीज में उन्हें हरा भी दिया है। तो डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही खराब क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है। आप यूएसए को देख लीजिए, इसी टीम इसी बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैच को कितने क्लोज लेकर 39 रन से सिर्फ वेस्ट इंडीज ने वो मैच जीता। और वहां पर भी एक फाइटिंग इनिंग रही गजानन सिंह की, जहां पर उन्होंने सेंचुरी लगा दी। यहाँ पर सेंचुरी हाफ सेंचुरी की दूर तक नाम थी, एक हाफ सेंचुरी आई, वो भी आरिफ शेख की, और 67 के स्ट्राइक रेट से, जहां पर आपको 10-11 रन पर ओवर रन करने हैं। बहुत ही पुअर क्रिकेट नेपाल। डेफिनेटली आप सुपर 6 में पहुंच जाएंगे, वो तो खैर अच्छी बात होगी, चलिए आप खुश होंगे, लेकिन डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप सुपर 6 में अगर पहुंचते हैं तो जी हाँ, क्योंकि कप्तान का जो बयान था वो कुछ और था। बिल्कुल। अब आप भूल जाएंगे वो चीज से, अब हट जाएंगे, अब लर्न वाला लाइन चिपकाने लगेंगे, वो गलत है। फिर तो ये अलग चीजें हो गई। अब आप कहेंगे नहीं लर्न करेंगे लड़के, लेकिन कप्तान जो कह रहे थे उनका बयान कुछ और था। ये चीज कहना पड़ेगा कि फुल मेंबर्स के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस करते तो फिर कह सकते कि हाँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में गए तो कम से कम चलिए सेटिस्फैक्टरी होकर है। अब यूएसए को हराना, नीदरलैंड को हराना, ओमान को हरा देना, यूएई को हरा देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप पिछले 4 साल से तो आप कर ही रहे हैं, 2019 जो क्रिकेट तो आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई हैरानी की बात, कोई हेडलाइन तो तब बनती, वो कैसे हमने आपको बताया। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे, उसका कंक्लूड। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज जो केन्या की इज्जत है
केन्या के प्लेयरों को, केन्या जी के हाँ, आज भी लोग नहीं भूले। केन्या की टीम को जो लोग आज पसंद करते हैं, जो उस वक्त के हैं, आज के जो नए नए फैंस हैं वो तो जानते भी नहीं होंगे केन्या जी कौन हाँ। थी, क्या थी। एलेक्स ओबांडा या कॉलिन सोबोया, इरफान राकिब करीम वगैरह, पटेल। जी हाँ बिल्कुल, जो ये प्लेयर हुआ करते थे पहले। और टीम एज अ टीम, मैं खाली प्लेयरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत इज्जत है। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर भी बिल्कुल। केन्या को बहुत इज्जत देते हैं, और हर्षा भोगले सर हो या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत रवि करते हैं। शास्त्री सर। रवि शास्त्री सर हो या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा जानते भी हैं, और सचिन सर भी बिल्कुल। लेकिन वो किस वजह से है? जी हाँ, टक्कर देने से या लड़ाने से, या बस दूर से एक 50 मार दिया, अच्छा खेले 60-70 का नहीं। उन्होंने जो करके दिखाया था 1999 में, 2003 में जो करके दिखाया उन्होंने कि हाँ हमने क्या किया, हम सेमीफाइनल में पहुंचे, हमने फुल मेंबर्स को हराया, वो भी ऐसी फैसिलिटी के साथ जिसमें शर्म आती है कि अरे यार हम क्रिकेटर हैं क्या, ऐसी फैसिलिटी थी उन लोगों बिल्कुल। आज से 22-23 साल पहले कितना ही मॉडर्न क्रिकेट हुआ था, क्या फैसिलिटीज रही होंगी उस वक्त। उसमें तो शक लेकिन होता है, performance देखिए आप। कुछ प्लेयर तो शायद खुद के पैसों से खरीद के लाते होंगे, क्या पता ऐसे भी किस्से। ऐसे कई कहानियां होंगी। अगर आप उस वक्त जो लगातार फॉलो करते थे, उस वक्त तो मैं खुद छोटा था, जो उस वक्त रहे होंगे उनसे आप पूछेंगे, वो खुद कई सारी किस्से कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन आप देखिए उस टीम ने क्या किया, और आज भी 20 साल बाद भी उनके बेटे लोग क्लब्स क्रिकेट खेलने लगे हैं। लेकिन उन क्रिकेटरों के जो लेजेंड्स क्रिकेटर थे पहले, उनके बेटे लोग भी आने लगे हैं क्रिकेट में। लेकिन इज्जत केन्या टीम की सेम है। बड़े प्लेयर आज भी देखकर खड़े होते हैं, अच्छा केन्या की टीम की बात हो रही है, वाह वाह केन्या टीम तो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। 50 ओवर में टक्कर के लिए नहीं, 50 ओवर में बात देने के लिए पहला एनकाउंटर हुआ, उन्होंने सीधा हरा दिया 1999 और 2003 में जो फेस था केन्या का, वो कमाल और लाजवाब का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ रही है, जैसे हमने पहले ही कहा कि आपको लग रहा होगा बहुत हार्श हो गए आप, बहुत सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन आपके सामने हमने सारे एग्जांपल्स गिना दिए। एक कैच छूटने पे उसी टीम जिसको आप कह रहे थे कि ये तो बहुत कमज़ोर हो गई है, एशियड्स में कोई भी नहीं हरा सकता है, वही टीम, आप ही ने कहा कि वो टीम बहुत कमज़ोर हो गई है, वो टीम एक कैच छोड़ने पर 2-2 शतक लग जा रहे हैं, लेकिन आपके 3-3, 4-4 कैच छूट रहे हैं और आप 30-35 पे गाड़ी आपकी अटक जा रही है, 20 रन पे आपकी गाड़ी अटक जा रही है। आपको 11 के रन रेट से स्कोर करना है, आप 67 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, कोई फाइट नहीं, कुछ नहीं, आप 101 रन से हार रहे हैं, एक मैच में 8 विकेट से हार रहे हैं, उन पिचेस में जहां पर पाटा विकेट है, जहां पर रन्स की बौछारें हैं और खूब रेंज यहां पर है। मैं वापस से कहूंगा, दूसरी टीमें क्या कर रही है उस पर आपको क्या करना है। यूएसए खराब खेल रही है, यूएई खराब खेल रही है, अरे वो भी तो खराब खेल रही है, ये भी तो खराब खेल रही है, तो आपको उनसे क्या करना है। आप बेहतर है ना, आप कहते हैं आप बेहतर हैं, आप टॉप हो रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं, ये क्या है यार। नहीं जरूर, बिल्कुल सही। अब एशिया के खिलाफ अच्छा कर वाह कमाल कर दिया, तो फिर क्या फायदा होगा, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में एशियड्स के खिलाफ खेल के वहाँ तारीफ होती है। जब आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आए, आप तब भी सोचेंगे अरे एसोसिएट को हरा कर ही तारीफ बटोर ले, तो फिर फायदा क्या हुआ। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर के एसोसिएट्स टीम को हराने के लिए आए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा उनके लिए जिन्होंने ये फैंस के लिए जो ऐसा लिखते हैं कि जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका कमज़ोर हो गई थी। अभी श्रीलंका ने मैच हारा अफगानिस्तान से शायद, और जिम्बाब्वे ने भी जब मैच गंवाया था वेस्ट इंडीज़ को भी लेकर, जो भी ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा हो गया वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले, काफ़ी मजाक भी उड़ा रहे थे, कुछ पेजेस थे ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मुझे याद है अच्छी तरीके से यहाँ जहन में। तो प्लीज़ आप अपने जो आपको जो फॉलो करके रखते हैं ना, जो लोग हैं लाइक करके रखते हैं पेजेस आपके, तो झूठ बोलना कम करिए। बिल्कुल, सच को सामने रखने की सच्चाई सामने रखिए, सच को सामने रखने की कोशिश करिए, तो बहुत बेहतर होगा। ये बहुत आईना दिखाने की चीजें हैं, वो उस वक्त कड़वी लगेंगी, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग कड़वी लग रही होंगी, वो शायद गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन उन्हें एहसास तो होगा कम से कम ये चैनल सच तो बोलता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये झूठ बोलकर आप अगर अपनी तरफ गेन करेंगे तो ये एक दिन, एक महीना, एक साल के लिए अच्छा हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। तो ये प्लीज़ ये फेक चीज़ में आ जाती है कि आप इन 3 टीमों को लेकर कह रहे हैं कि ये बेकार है, वो ऐसी है, वो वैसी है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आप खुद को देखिए, दूसरों को छोड़ने दीजिए, दूसरा जैसे कर रहे हैं। आज हालात देखिए कहाँ से कहाँ है, टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने जैसे पहले आपसे कहा, एक बार और वापस से एक लाइन दोहरा दूं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप आए हैं तो आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, फाइटिंग परफॉर्मेंस देनी होगी, टक्कर देनी होगी, फाइट देनी होगी। ये फाइट वाला वर्ड में सिर्फ नेपाल के लिए बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर नए प्लेयर है। आप नहीं जीते कोई बात नहीं, कम से कम फाइट भी होती, कम से कम फाइट होती, टक्कर होती, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता, वो भी देखने को यहाँ पर नहीं
नहीं मिला। अब यहाँ पर भी आप सोचेंगे एशियट को हराकर तारीफ बटोरना, तो फिर फायदा क्या? वो तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में बैठे बैठे हो रही थी एशियट्स को हरा हरा के। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। करारी शिकस्त मिली है। अब नेपाल के पास नीदरलैंड्स वहाँ मैच जीत गया है। स्कॉट एडवर्ड्स और तेजाब ने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेलकर अंडर प्रेशर टीम को एक मैच जीता है। अब नेपाल वर्सेस नीदरलैंड जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मिनी फाइनल टाइप का है। जो मैच जीतेगा वो सुपर 6 में जा रहा है वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ साथ, और जो मैच हारा वो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ इंक्लूड होकर प्लेऑफ के लिए चला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए के चैनल के साथ। हमने आपको पहले कहा कि आपको बहुत सारी चीजें हार्श लगी होंगी, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, खुद एक बार जरूर 2 मिनट के लिए आंख बंद करके आप खुद सोच कर देखिए कि क्या आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इसीलिए आए थे कि हम एसोसिएट टीमों को हराकर और खेलकर बस चले जाएंगे ऐसे? हमें फुल मेंबर को साबित करने भी तो आए होंगे ना। वर्ल्ड भी देख रही है, फुल मेंबर्स देख रहे हैं। जी हाँ, आप तो जैसन होल्डर जैसे प्लेयर देख रहे हैं, शाई होप जैसे प्लेयर वहां पर देख रहे हैं, और सैमी जैसे कोच, डैरेन सैमी जैसे कोच, एंडी फ्लावर सर कमेंटेटिंग बॉक्स में बैठे हैं, इयान बिशप सर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक्सपोजर मिला है। और वहां पर अभी तक आप दोनों मैचेस में, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पहला मैच था वहां पर कुशल बुर्तेल ने और आसिफ शेख ने 160 रन की इनिंग खेली थी, बस हो गया। उस 2 इनिंग के अलावा जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ भी नेपाल का बेहतर नहीं हुआ है, दूर दूर तक भी नहीं। बाय गाइस।